इन दोनों की किस्मत कहीं ना कहीं एक चेहरे पर टिकी हुई है और वो चेहरा है अक्षय। अक्षय यादव की बात की जाए तो जमीनी स्तर के नेता हैं। गांव हो या फिर शहर हो, हर जगह उनकी लोक ख्याति या लोकप्रियता काफी ज्यादा हमें नजर आई। अक्षय भैया राजनीति आपके लिए क्या है? माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने गुरु जो ज्ञान होता है वो देकर हम लोगों को भेजा था कि जनता की सेवा करनी है, लगातार उनसे मिलना है। लेकिन अगर आप जीते हैं तो क्या बदलाव देखना चाहते हैं फिरोजाबाद के लिए? चाचा भी साथ में है, उनका आशीर्वाद है। और जहाँ पर विकास के काम हमारे जाने के बाद रुक गए थे, उन विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम हम लोग चुनाव जीतने के बाद करेंगे। समाजवादी पार्टी की बात की जाए, यूपी में कितनी बार नजर आई? अगर ये 2.5 लाख लोग मन बना लेंगे इस भाजपा की सरकार को हटाने के लिए, तो भाजपा एक भी सीट उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं जीतेगी। राम मंदिर का मुद्दा रहेगा यूपी में खास, और इस पर लगता है आपको भाजपा का पलड़ा भारी हो सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी और हम सब लोग इंडिया गठबंधन विकास के नाम पर और रोजगार के नाम पर और जनता की भलाई के जो काम है उन पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं, और जनता का भारी समर्थन समाजवादी पार्टी और गठबंधन को मिला। राजनीति का करियर आपका देखा है काफी शानदार रहा है और लोगों में भी आप काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन मलाल है किसी चीज का? फिरोजाबाद लोकसभा सीट और समाजवादी पार्टी, इन दोनों की किस्मत कहीं ना कहीं एक चेहरे पर टिकी हुई है और वो चेहरा है अक्षय। अक्षय यादव की मैं बात कर रहा हूं, और अक्षय यादव की बात की जाए तो जमीनी स्तर के नेता हैं। गांव हो या फिर शहर हो, हर जगह उनकी लोक ख्याति या लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आई। और ग्राउंड ज़ीरो पर हम पहुंचे हैं और अक्षय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आज उनको टटोलने की हम कोशिश करेंगे और समाजवादी पार्टी से लेकर परिवारवाद की जो राजनीति है उसको लेकर भी सवाल होंगे, और देश में जो सत्ता चल रही है या फिर इंडिया गठजोड़ जो यहाँ पर हो रखा है उसको लेकर भी गंभीर विषयों पर हम आज मंथन करने की कोशिश करेंगे। अक्षय साहब, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। शुक्रिया। अक्षय साहब, क्या लगता है आपको देश की जो सत्ता है, जो राजनीति है, उसमें क्या बदलाव की सोच के साथ आप सत्ता में आए, और सत्ता में लाने वाला वो कौन सा शख्स था जो आप सत्ता में आकर यहाँ सेवा करने के भाव से आगे चल रहे हैं? देखिए, जब मैं कॉलेज से निकला उसके बाद हम लोगों ने बीज का काम करा, और उसके बाद फिरोजाबाद से मुझे मौका मिला 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ने का, और माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने गुरु जो ज्ञान होता है वो देकर हम लोगों को भेजा था कि जनता की सेवा करनी है, लगातार उनसे मिलना है, उनके सुख दुख में शामिल होना है, और उनकी बात को पूरे ताकत के साथ रखना और उनके लिए काम करना है। उन्हीं की जो वाणी थी उसी पर हम लोगों ने काम करने का काम करा है। राजनीति आपके लिए क्या है? राजनीति ही हमारा कर्तव्य है और जनसेवा है, और जनसेवा जब बड़े रूप में करनी हो तो राजनीति के द्वारा करी जा सकती है, और वो एक प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा हम लोग जनसेवा करने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है जब फिरोजाबाद से आप जीतेंगे, हालांकि वो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन अगर आप जीते हैं तो क्या बदलाव देखना चाहते हैं फिरोजाबाद के लिए? देखिए, 2014 में फिरोजाबाद की जनता ने मुझे सांसद बनाकर भेजा। उसके बाद 2019 में कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिसमें मैं और मेरे चाचा आमने सामने थे, और जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हार गए थे। इस समय वो परिस्थितियां सुधर गई हैं, चाचा भी साथ में हैं, उनका आशीर्वाद है। और जहां पर विकास के काम हमारे जाने के बाद रुक गए थे, उन विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम हम लोग चुनाव जीतने के बाद करेंगे। आम लोगों का प्यार तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी, जो आप जिस तरीके से कहा कि अब गठजोड़ में आ गई है, ये गठजोड़ आपको मजबूत लग रहा है? हालांकि गठजोड़ को लेकर भी सवाल खड़े हुए, गठजोड़ में से कुछ चेहरों ने बगावत भी की। अब क्या स्थिति है? भाजपा से सीधा मुकाबला है। भाजपा तो दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार, लेकिन एसपी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, यूपी में कितनी पार नजर आएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत है, क्योंकि यहाँ मुद्दे जो पूरे देश में हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के भी कुछ मुद्दे हैं जो अलग हैं।
जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है नौजवानों की नौकरियों का। पिछले 5 साल में 8 बार पेपर लीक हुए हैं और परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं। अभी जो जनवरी का महीना था, माने ये 2024 चालू हुआ है, तब से लेकर 3 पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें एआरओ आरओ का पेपर है, जिसमें पुलिस भर्ती का पेपर है, और जो 12th और 10th के बच्चे हैं उनके भी पेपर लीक हुआ है। और जो पुलिस भर्ती थी उसमें लगभग 60 लाख लोगों ने आवेदन करे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर हमारे यहाँ 74 ज़िले हैं, 74 ज़िलों में अगर हम लोग उसको भाग कर लें तो लगभग हर ज़िले से 65,000 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पर्चे भरे थे निकलते हैं। और वो सबका परिवार 3 का ले लो या 4 का ले लो, ये 2 से 2.5 लाख ऐसे लोग हैं, परिवार है लोगों का, जो सीधे सीधे इस भर्ती से प्रभावित हुआ है। अगर ये 2.5 लाख लोग मन बना लेंगे इस भाजपा की सरकार को हटाने के लिए, तो भाजपा एक भी सीट उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं जीतेगी। सीधा जिम्मेदार इसको योगी आदित्यनाथ जी को मानते हैं, या फिर पुलिस प्रशासन को, या फिर वो लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पर ये पेपर लीक किया? देखिए, इसमें पुलिस प्रशासन और पूरी सरकार जिम्मेदार है। जो सरकार पिछले 5 साल में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक होना नहीं रोक पा रही है, तो ये पूरी तरह से सरकार का फेलियर है। जब सरकार फेल हो गई तो इसको चलने का भी कोई हक नहीं है, और जैसे ही जनता को मौका मिलेगा सत्ता से हटाने का काम जनता करेगी। फिरोजाबाद में जातीय समीकरण भी है, और यूपी की बात की जाऊं तो चारों इलाकों में देखा जाए तो यादव समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज या फिर बाकी समाज आते हैं। वाकई आप भी यहाँ पर राजनीति की बात करें तो औरों की तरह, मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँ भाजपा की तरह, जातीय समीकरण पर तो नहीं खेल रहे? देखिए, जो हमारा जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग पीडीए को लेकर जा रहे हैं, जिसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, जो महिलाएं और जो पीड़ित अंगड़े हैं, वो भी हम लोगों के साथ हैं। क्योंकि सरकार को जो सत्ता में लेकर आए ये लोग लेकर आए थे, लेकिन सरकार में आने के बाद इस सरकार ने उनको कुछ देने का काम नहीं करा है। महंगाई तो बढ़ाई, रोज़गार वो नहीं दे पा रहे हैं। भ्रष्टाचार में भाजपा अब बल पर पहुंच गई है। इसके अलावा कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। महिला जो सुरक्षा है उसमें सबसे बदतर अगर स्थिति है तो उत्तर प्रदेश की है। अगर कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश में होती हैं। तो भाजपा की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अभी मैंने कुछ ही समय में सुना था कि फिरोजाबाद में एक दलित परिवार ने घर के बाहर लगा दिया था कि मकान बिकाऊ है। दलित समाज के लोग या फिर जो दंगई हैं दंगा करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद आम लोगों को भुगतना पड़ता है। आपको लगता है कि ऐसे लोगों के लिए कानून को आगे आना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भाजपा की सरकार है देश में? देखिए, जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर तो जाति पूछकर काम होते हैं, और किसी विशेष जाति के हो तो काम तुरंत हो जाएगा। अगर किसी अन्य जाति के हो तो हो सकता है आपसे रुपया लिया जाए, और अगर किसी और जाति के हो सकता है रुपया आपसे बढ़ाकर लिया जाए। तो यहाँ पर भी जो पैमाने हैं वो जाति के हिसाब से बना दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी सही दिशा में काम कर रहे हैं, राजनीति उनको पसंद है, कुछ तो सीखा होगा। देखिए, भाजपा की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। पिछले 10 साल में जो वादे करे वो एक कोई पूरा नहीं कर पाई, और आज की डेट में जिस तरीके का माहौल बीजेपी ने पैदा करा है, तो हमको दिख रहा है कि भाजपा को हार की आशंका है और वो पूरी तरीके से हार रही है। इसीलिए वो एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है जिससे वो चुनाव जीत सके। लेकिन जनता समझ गई और जनता इस बार मूड में है भाजपा को हटाने के लिए, और भाजपा को हटाने के लिए इस बार वोट पड़ने वाला है। भाजपा तो ये दलील दे रही है, धारा 370 हमने हटा दी, सीए ला दिया, 3 तलाक का कानून हमने हटाया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को वो चुनावी मुद्दा बनाकर चल रही है। और यूपी में जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि मुस्लिम वोट भी है, महिलाओं को हालांकि नरेंद्र मोदी से शिकायत भी थी। कुछ तस्वीरों में हमने देखा नरेंद्र मोदी के फेवर में भी लोग नजर आए। धारा 370 को लेकर भी नेशनल मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा कवरेज करने की कोशिश की है। सीए का भी मसला था, अमित शाह का इंटरव्यू देखा, और कुछ जो विरोधी पार्टियों के नेता हैं, आपके गठजोड़ के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि देश के लिए सही नहीं है। देखिए, जो ज़मीन के मुद्दे हैं आज की तारीख में, वो मुद्दा है रोज़गार का, मुद्दा है रोटी का, मुद्दा है जो महिला सुरक्षा का, मुद्दा है कि गांव में विकास होना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई। जब ये मुद्दे जो मूल रूप से होने चाहिए थे पूरे, ये पूरे नहीं कर पाते। किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है, एमएसपी का मुद्दा बहुत बड़ा है।
जब ये मुद्दे भाजपा पूरे नहीं कर पाती तो ये मुद्दे नए बनाने की कोशिश करती है। इसी तरीके से आज की डेट में भाजपा का कोई भी नेता इस पर चर्चा नहीं कर रहा है नौकरी कैसे देंगे। इन्होंने कहा हमने हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी है। अगर 2 करोड़ लोगों को नौकरी देती, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलती। ये पूरी तरीके से ढकोसला निकला। ये भाजपा के लोग सिर्फ झूठा प्रचार करके सत्ता में आना चाहते हैं और उसके लिए डाइवर्ट करने का काम करते हैं, जो इन्होंने फिर से चालू कर दिया है। चंदे के पैसे से पर्दा उठेगा। एसबीआई को क्या हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको भी पता है। आपको लगता है चीज़ एक्सपोज होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल लगभग एक्सपोज हो भी गई हैं। जो डेट है और जिन डेटों में भारतीय जनता पार्टी को रुपया दिया गया, उनसे तो साफ यही दिखता है कि कोविड के टाइम में जो वैक्सीन लगा रहा था हम सब लोगों को और सरकार उसको पेमेंट कर रही थी और बदले में 500 करोड़ रुपया ले लिया उनसे, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दिखता है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनसे रुपया लिया गया, उसके बाद उनको काम दे दिया गया। जिसके यहाँ ईडी और सीबीआई पहुंची, उससे रुपया ले लिया गया। तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप देखने में समझ आते हैं इस भाजपा की सरकार पे लगे हैं। और जब सत्ता का परिवर्तन होगा तब देखने को मिलेगा भाजपा कितने बड़े बड़े घोटालों में लिप्त रही है। क्योंकि आज की तारीख में कुछ जो भाजपा के लोग हैं वो डर के मारे नहीं बोल पाते हैं, और जैसे ही लगा कि भाजपा हटेगी, भाजपा के लोग ही खोल देंगे सारी पोलें। दो चीज़ें हैं, एक तो अशोक चौहान को राज्यसभा में भेजा, इनको भाजपा पर सवाल उठ रहे हैं। एक तो पंजाब में भी आपको पता है मेयर चुनाव हुए थे, तब क्या धांधली हुई थी, किस तरीके से चीज़ें सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट से फिर फैसला आता है, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी का वहाँ पर मेयर चुना जाता है। ये दो चीज़ों का मलाल रहेगा 2024 में। देखिए, भाजपा अपनी राजनीति ईडी, सीबीआई और बेईमानी के दम पर कर रही है। जो मेयर का चुनाव हुआ था चंडीगढ़ में, सबके सामने आ गया। इसी तरह जब विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे, हम लोगों ने गौर करा तो उसमें यह है कुछ वोट काट दिए गए थे, कुछ वोटों को शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये सिर्फ धांधली करके और बेईमानी करके चुनाव जीतना चाहते हैं। आज की तारीख में भी फिरोजाबाद हो या कोई भी जिला हो, वहाँ पे भी जो पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर भी दबाव है कि जो भाजपा के विरोध कम में काम कर रहे हैं, भाजपा को जहाँ हार रही है वहाँ पर प्रशासनिक ड्यूटी लगा दी जाती है। आपकी जिम्मेदारी है, आप चुनाव लड़ो। यहाँ पे भाजपा के नेता नहीं, प्रशासन चुनाव लड़ने का काम करता है भाजपा के लिए। समाजवादी पार्टी की अगर स्थिति की मैं बात करूं तो यूपी में क्या स्थिति है सर? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। आने वाले समय में जो हम लोगों का नारा है कि भाजपा को 80 हराओ, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और किसानों का मुद्दा भी यहाँ पर है क्या? यूपी में किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं? एक किसानों का मुद्दा है। किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है जो उनकी लागत है। आज की तारीख में किसान अपनी लागत भी नहीं वसूल पाता है। सिंचाई महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई। तो जो वादा मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा किसान की आय 2 गुना करेंगे, उसका सीधा साधा सा तरीका है कि एमएसपी तय कर देनी चाहिए, उस पर एक गारंटी दे देनी चाहिए, जो भाजपा नहीं दे पा रही है। अगर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोगों की यही कोशिश रहेगी कि किसानों की आय 2 गुना हो और संपन्नता जो गांव में आज की तारीख में ख़त्म होती जा रही है, वो संपन्नता लौट कर आए। राम मंदिर का मुद्दा रहेगा यूपी में खास, और इस पर लगता है आपको भाजपा का पलड़ा भारी हो सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी और हम सब लोग इंडिया गठबंधन विकास के नाम पर और रोज़गार के नाम पर और जनता की भलाई के जो काम है उन पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं, और जनता का भारी समर्थन समाजवादी पार्टी और गठबंधन को मिल रहा है। कुछ पार्टियों के अकाउंट भी फ्रीज हुए थे सर, आपको लगता है ये सही है, ये लोकतांत्रिक तरीका है? देखिए, भाजपा की सरकार में लोकतांत्रिक तरीका तो कहीं नहीं बचा। जब चुनाव चल रहे हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया जाता है, और सिर्फ इसलिए कि वो प्रचार ना कर सकें। इसी तरह साउथ के भी जो केसीआर जी, उनकी बेटी को जेल भेजने का काम करा, और जो सोरेन साहब एजेंडा है वो अपनाने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। चाहे झारखंड की बात हो, वो चाहते हैं कि ना लोगों के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा हो, ना उनके पास नेता हो, लेकिन जनता ने जब मन बना लिया तो उनका तो कोई भी दांव पेच काम नहीं करेगा। फिरोजाबाद की बात की जाए तो चूड़ियों के उद्योग के लिए ये जगह जो थी वो काफ़ी फेमस थी, लेकिन अब 15 फैक्ट्रियाँ रह गई हैं। आप सांसद बने तो क्या इस क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे? देखिए, जो कांच उद्योग है सबसे बड़ा रोज़गार यहाँ पर देने का काम करता है, और सबसे ज़्यादा लोग रोज़गार चूड़ी का है, जो कांच में चूड़ी का काम करते हैं उससे जुड़े हुए हैं।
उसमें कटाई छटाई पकाई दुनिया भर के काम हैं जो चलते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया कि रोज़गार कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पलायन है वो फिरोजाबाद से होता जा रहा है। हम लोग की कोशिश रहेगी, हम लोग यहाँ से चुनाव जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, कि यहाँ पे रोज़गार और नया पैदा करा जाए, सरकार उसमें मदद करे, जिससे यहाँ का जो मज़दूर है उसको यहीं पर नौकरी मिलने का काम हो सके। बिल्कुल आखिरी सवाल, राजनीति का करियर आपका देखा है काफ़ी शानदार रहा है और लोगों में भी आप काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन मलाल है किसी चीज़ का जो अभी चीज़ रह गई हो या फिर खुद में कोई कमी? नहीं, जो विकास की सीढ़ी हम लोगों ने फिरोजाबाद ज़िले के लिए बनाई थी और हज़ारों करोड़ की योजनाएं हम लोग लेकर आए, लेकिन 2019 में जब हम लोग चुनाव हार गए उसके बाद से वो सीढ़ी वहीं तक रुक गई। जबकि विकास के काम लगातार होने चाहिए थे, सत्ता में कोई आए लेकिन जनता को सफ़र नहीं होना चाहिए था। लेकिन पिछले 5 साल में यहाँ की जनता ने बहुत सहा है। उनके दुख दर्द को समाजवादी पार्टी और यहाँ के नेता हम सब लोगों ने समझने का काम करा है। आने वाले समय में उनके लिए विकास के काम करने का काम करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अक्षय साहब ने बताया बड़ी ही बेबाकी के साथ और बड़े ही सरल तरीके से खुले दिल से उन्होंने बताने की कोशिश की है उनका विज़न क्या है। फिरोज़ाबाद आने वाले 5 बरस में बिल्कुल तब्दील नज़र आएगा, चाहे वो उद्योग की बात हो या फिर गांव खेत खलियान की बात हो। नमस्कार।